नमस्कार, भारत 24 पर प्योर पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी सरकार के 10 साल के शासन में नवाचारों की कोई कमी नहीं रही है। ये गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा था कि मोदी सरकार ने कई पुराने कानूनों को खत्म किया, कई कानूनों में संशोधन किए और बहुत से प्रोसेस भी आजादी के बाद पहली बार बदलकर ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा जवाबदेह बनाए गए। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था होती है जिसका निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होना और उसके इन गुणों पर जनता का विश्वास होना उस लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। जब किसी इंस्टीट्यूशन का इतना महत्व हो तो उस इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले अफसरों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया और महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के लिए एक नया कानून बनाया। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर क्या रही इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स की टाइमलाइन 2015, 2017, 2021 और 2022। सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं इन 4 सालों में दाखिल होती हैं। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया गया था। अक्टूबर 2018 में मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट बेंच को संविधान की धारा 324 को परिभाषित करने की जरूरत महसूस हुई और संविधान की धारा 324 ही भारत के चुनाव आयोग का रोल तय करती है। सितंबर 2022 में जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय बेंच ने मामले में सुनवाई शुरू की। यहां हम आपको बता दें कि संविधान की धारा 324(2) के अनुसार चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें संविधान निर्माताओं ने एक कंडीशन भी जोड़ी थी और वो कंडीशन ये थी कि अगर कोई चुनी हुई सरकार चाहे तो चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए बाकायदा नया कानून बना सकती है। लेकिन आजादी के बाद से मोदी सरकार के शासन में आने तक किसी भी सरकार में, किसी भी कार्यकाल में कोई कानून बनाने का ख्याल नहीं आया। आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बनाने से पहले कैसे नियुक्त होते थे चुनाव आयुक्त, यानी कानून बनने के पहले प्रोसेस क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सारे अधिकार केंद्र की सरकार के पास थे। केंद्र सरकार मौजूदा और रिटायर्ड सेक्रेटरी स्तर के अफसरों का एक डेटाबेस बना लेती थी। जाहिर है इस डेटाबेस में केंद्र सरकार के खास अफसर होते थे जिनको केंद्र की लॉ मिनिस्ट्री शॉर्टलिस्ट करती थी, यानी सरकार की तरफ से इसे शॉर्टलिस्ट किया जाता था केंद्र में। इस शॉर्टलिस्ट में से पीएम अपनी पसंद के नाम चुनकर राष्ट्रपति को भेज देते थे। राष्ट्रपति भवन से नए चुनाव आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी जाती थी। ये पूरा प्रोसेस एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता था, कवायद चलती और इस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती। 23 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन में आयुक्तों के अपॉइंटमेंट के नए प्रोसेस की राह खोली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 खास बातें कही। पहली, भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी के सिफारिश के आधार पर होगी। इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का जो नेता होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें होंगे। दूसरी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खास बात यह निकली कि देश की संसद इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए भविष्य में भी नया कानून बना सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है वो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का प्रोसेस जो केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर स्थापित किया। दरअसल केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य 2 कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए संसद में एक बिल पास करवाया, जिसे राष्ट्रपति ने 1 हफ्ते में मंजूरी दी और कानून का दर्जा मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 ने 1991 के इसी विषय पर बने एक्ट का स्थान लिया। नई नियुक्ति प्रोसेस इस प्रकार है। दरअसल कानून मंत्री की अध्यक्षता में 2 केंद्रीय सचिवों का एक पैनल चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट करेगा। पैनल ये 5 नाम उस कमेटी को सौंपेगा जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 14 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट पर नया इलेक्शन कमिश्नर अब वो कमेटी चुनेगी जिसमें प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन फिलहाल अधीर रंजन चौधरी और पीएम मोदी द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ये 3 लोग चुनेंगे कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और देश में एक तरह से पहली बार इस तरह की कोशिश है, क्योंकि 2023 में दिसंबर में इसको लेकर कानून बना और अब इस कानून को अमल में लाने का पूरा खाका तैयार है। फरवरी में इसकी एक्सरसाइज की जानी है, जहां नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी
और इसको लेकर पूरा खाका तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र रिटायर हो रहे हैं और इसी वजह से अब ये प्रोसेस जो है वो अमल में आ जाएगा। दिसंबर 2023 में से जुड़ा एक बिल दरअसल केंद्र सरकार ने पास कराया था। हालांकि उसके पहले ये कवायद ऐसी थी कि केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते थे। केंद्र सरकार उन नामों को भेजती थी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ वो अधिकारी जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाया करते थे और उन्हीं में सीनियरिटी बेसिस पर फिर आगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बदलाव किया। उस समय बदलाव के तहत प्रधानमंत्री मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 3 सदस्य थे। उन सदस्यों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती थी या चयन होता था, कह सकते हैं आप। लेकिन केंद्र सरकार ने अब कानून के तहत, धारा 324B के तहत, 2 के तहत माफ कीजिए, उसके तहत कानून बनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जिक्र किया था अपने ऑर्डर में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि भविष्य में भी केंद्र सरकार इसको लेकर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार ने वही किया। इस पर एक नया कानून बनाया। नया कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक्ट 2023 था, जिसने 1991 में जो एक्ट आया था उसकी जगह ली। और उसी के साथ जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक बड़ा रिफॉर्म आया, आप कह सकते हैं। अब तक देश की सरकारों के पास आज़ादी थी कि आर्टिकल 324 का यूज़ करें और कानून बनाएं, लेकिन इसकी ज़हमत किसी ने उठाई नहीं और तब से लेकर अब तक इसी तरह से प्रोसेस चला रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर ऑर्डर किया और ये स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार इसके लिए कानून बना सकती है, तब एक बड़ा फैसला लेते हुए इसमें रिफॉर्म लाया गया है। 324 का जो सेकंड पार्ट है कि इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, और इसी का दरअसल यहाँ पर यूज़ किया गया है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, एक रिफॉर्म केंद्र सरकार की तरफ से जिसका एक तरह से पहल शुरू हुई और फरवरी में ये अमल में भी आएगा, क्योंकि अनूप चंद्र रिटायर हो रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, और पहली बार देश में एक कानून के तहत नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। बिल्कुल। और देखिए, जैसे हम संस्थानों की बात करते हैं, अलग अलग संस्थान हैं, किस तरह से काम करते हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो देश में चुनाव और सभी राज्यों में देश के चुनाव को व्यवस्था के तौर पे प्रॉपर तरीके से करवाती है। अब इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल बवाल भी हुआ, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब से एक नई व्यवस्था लागू होगी, कैसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, तमाम स्थितियों को लेकर, जिसको लेकर बिल भी लाया गया, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। लेकिन आपने देखा कि काफ़ी सारे कानून बदले, काफ़ी सारे तौर तरीके बदले। जहाँ एक तरफ यूसीसी का जिक्र होता आया, यूसीसी लेकर आए, या जहाँ एक तरफ पीनल कोड बदला, वैसे तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर बदली और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी काफ़ी बहस के बाद ये कानून में तब्दील हो गया। तो आप देखेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन, और देखिए हर बार जब से इलेक्शन कमीशन जब भी कहीं राज्यों में जाता है, देश के चुनाव होते हैं, बड़ी भारी संख्या में जब इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, तो किस सुचारू रूप से हर बार बेहतर तरीके से काम करता है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आए, लेकिन अब जब उसकी पूरी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में बदलाव आएगा, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर होने वाला है। अदिति, लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस था उसमें भी सरकार का एक वजन हुआ करता था, सरकार का जो पहलू था वो ज़्यादा वजन उसमें था। इस बार भी जो प्रोसेस है उसमें भी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो यहाँ पर भी जो बहुमत का आंकड़ा है सरकार के पास ही है। जो निष्पक्षता का आरोप पहले भी लगता रहा है वो अब भी लग रहा है। अगर इसको बहुत सही तरीके से समझा जाए तो देखिए, इलेक्शन कमीशन में भी सरकार का पलड़ा भारी है। पहले ये कहा गया था कि विपक्ष का नेता हो और सीजेआई हो और फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, बिल्कुल, ये 2-3 तरीके की बात हो। लेकिन फिर ये हुआ कि कैबिनेट के मंत्री होंगे। निष्पक्षता, देखिए सवाल तो बहुत सारे मुद्दों पर उठता है। निष्पक्षता की बात करें तो कई सारे मुद्दों पर ये सवाल उठने लगा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है और कई चीज़ों में उनका या सरकार का ये मानना है कि उनके तरीके से होगा। अब आप देखिए, कई बार ये आरोप भी लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी कोई सरकारी जनसभा है जहां पर वो बड़े ऐलान करने वाले हैं और तब तक का इंतजार होता है और फिर चुनाव
अनाउंस किए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जैसे ही आखिरी सरकारी रैली हो गई, सारी घोषणाएं हो गई और फिर तो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जब लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी तो आपको याद होगा एक नारा निकला था कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे, इलेक्शन कमीशन के काम पर सवाल उठाए गए थे। जब भी चुनाव होता है और कई बार आपने देखा होगा ज्ञापन देने पूरा एक समूह जाता है कि इस तरह की बयानबाजी हुई, कई बार कई क्या एक्शन होता है, कई बार आपको याद होगा जो लोग आज प्रधानमंत्री के विपक्ष में ऊपर बैठकर विपक्ष सवाल एक उठा रहे हैं, जिन नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, जब वो सरकार में थे तो उनके पास मौका था किसी आर्टिकल 324 के सेक्शन 2 का इस्तेमाल करके वो कानून बनाते और पारदर्शी व्यवस्था लेकर आते, लेकिन बजाय कि इसके उन लोगों ने भी चुना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से इस प्रोसेस को बना रहने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही तर्क सरकार का होता है हर बार कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चयन की बात करें और भी तमाम तरीके के रिफॉर्म्स, जीएसटी की बात मनमोहन सिंह सरकार में, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन से कहा, मनमोहन सिंह सरकार में ये सुझाव आए कि हमको टैक्स के मामले में धांधली ना हो, उसके लिए जीएसटी लाना पड़ेगा। बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात तो हुई लेकिन बदलाव नहीं हुआ। और चाहे जम्मू कश्मीर में बहुत बार ये हुआ कि किस तरीके से सेपरेटिस्ट जो हैं उन पर काबू पाना है। कई बार ऐसे हुआ कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो डर के जीते हैं, उनके लिए एक बदलाव हो, वहां भी चुनाव की प्रक्रिया में एक अलग तरीके की बदलाव हो, लेकिन ये सब बातें होती रही, बदलाव नहीं हुआ। इकोनॉमी की बात होती रही कि वो 11वें नंबर पर है, उसमें शाबाशी ली, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स थे जो किए जा सकते थे, जिसका उस पूरे टेन्योर में सुझाव दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी था, लेकिन नहीं किया गया।